अस्सलामुअलैकुम नाजरीन 15 और 16 दिसंबर की रात बड़ी पुरअसरार और डरावनी रात थी। एक ऐसी खामोशी चारों तरफ छाई थी जो किसी ज़बरदस्त तूफान की आमद का पेशखैमा थी। हम में से कोई एक दूसरे से वो बात कहने की जुर्रत नहीं कर रहा था जो हम सब के दिलों में थी। भट्ट साहब के दोनों गैर बंगाली नौकर चुपचाप कोने में दब के बैठे थे। कमरे में अंधेरा था, बिजली कई रोज से गायब थी और हम रात को मोमबत्तियां जलाकर बंद कमरों में बैठे रहते थे। सुबह सुबह बीबीसी ने पहली रूह फरसा खबर यह सुनाई कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भट्ट साहब ने गुस्से में कहा, बीबीसी झूठ बोलता है, इस्लामाबाद लगाओ। मगर इस्लामाबाद नहीं आता था। दिल्ली लगाया तो वहाँ से भी यही अनदोहनाक खबर सुनाई गई। बाहरी नौकर फूट फूट कर रोने लगे। बांग्लादेश रेडियो ने भी अपने अंग्रेजी के बुलेटिन में सबसे पहले ही खबर नशर की कि मशरकी पाकिस्तान में फौज ने हथियार डाल दिए हैं और तमाम महाजों पर जंग बंद हो गई है। हम सकते में रह गए। फौरन ही हेलीकॉप्टरों की एक कतार गिड़गिड़ाती हुई ऊपर से गुजर गई। इसके साथ ही मुक्ति बानी ढाका में दाखिल हो गई। फायरिंग और जिए बंगला के नारे गूंजने लगे। शरपसंद बंगालियों ने मुक्ति बानी के साथ मिलकर कत्लेआम शुरू कर दिया। गैर बंगाली आबादियों में खून की नदियां बहने लगीं। बंगाली रेजिमेंटें भारतीय फौज के साथ बाहरियों की बस्ती मीरपुर में दाखिल होने लगी तो उन पर भी गोलियों की बौछार हो गई। फौज ने शहर की बिजली और पानी काट दिया। फिर भारतीय तैयारों ने बस्ती पर बम गिरे और भारतीय फौजी और मुक्ति बने वाले मीरपुर में दाखिल हो गया और खून रेजी का बाजार गर्म हो गया। गैर बंगालियों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जाता। पहले उनकी आंखें संगीनों से फोड़ी जाती, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। सिर्फ मीरपुर के 1 नंबर से 6 सेक्शन तक 30,000 लड़कियां अगवा की गईं। बूढ़ों और जवान मर्दों को गोली मार दी गई। इस दौरान में हमारी मोहम्मदपुर बारी मुक्ति बानी की दरिंदगी की अमाजगा बनी रही। अभी हमारी बारी नहीं आई थी। हम बस्ती से बाहर नहीं जा सकते थे। भट्ट साहब और मैं अपने गोरे रंग और कद काट की वजह से फौरन पहचाने जा सकते थे कि हम बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी हैं। और शहर के गली कूचों में पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। इकबाल स्कूल की कत्लगाह में एक पंजाबी को लाने के 100 रुपये दिए जाते थे। भट्ट साहब ने अपने शोरूम के कोने में फर्श के नीचे एक छोटा सा तहखाना बनवा रखा था जहां वो कलीनों को प्लास्टिक में लपेट कर स्टोर किया करते थे। उस वक्त मकान में भट्ट साहब के पास कोई 2 लाख रुपए के करीब करेंसी नोट थे। एक पिस्तौल था, 100-150 गोलियां थीं। उन्होंने पिस्तौल और गोलियां तो शोरूम में एक जगह कलीनों के पीछे छुपा दी और करेंसी नोट थैले में डालकर तहखाने में रख दिया। शाम के वक्त हमारे आसपास वाले मकानों में भी कोहराम मच गया। औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। ब्रेन गन्नों की फायरिंग सुनाई देने लगी। मुक्ति बानी वाले गैर बंगालियों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। भट्ट साहब घबरा कर बोले, हमें ऊपर वाली मंजिल में चले जाना चाहिए। मैंने कहा, भट्ट साहब हमारे पास पिस्तौल और गोलियां मौजूद हैं। हम मोर्चा बनाकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंदर का कमांडो गहरी नींद से आंखें मलता हुआ बेदार हो गया था। भट्ट साहब ने मेरी इस तजवीज़ से इतफाक न किया। हमारी 100-150 गोलियां मुक्ति बानी की ब्रेन गनों और असले के अंबारों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। बाजार में जिए बंगला के नारे गूंज रहे थे। भट्ट साहब ने कलीन के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल और गोलियां निकाली। शोरूम के दरवाजे के आगे एक भारी मेज रखी और ऊपर वाली मंजिल में आकर खिड़की का पट थोड़ा सा खोल कर नीचे देखा। फौजी वर्दी और शिकारी टोपियों वाले मुक्ति बानी के आदमी हमारे चौथे मकान वाले भारी वकील साहब को घसीटते हुए सड़क पर ला रहे थे। वकील साहब नीम जान हो रहे थे और किसी किस्म की मजामत नहीं कर रहे थे। उन्हें सड़क पर डालकर एक मुक्ति बानी वाले ने ब्रेन गन का बरस्ट मारकर वकील साहब को मौत की नींद सुला दिया। भट्ट साहब यह मंजर बर्दाश्त न कर सके और पीछे हट गए। मैंने देखा कि मुक्ति बानी वाले वकील साहब और उनके साथ वाले मकान में से नौजवान लड़कियों को घसीट घसीट कर ट्रक में डाल रहे थे। उनकी चीखों पुकार से आसमान लहराज रहा था, मगर कुदरत के कवानीन खामोश थे। भट्ट साहब ने मुझे पीछे खींच लिया। दहशत से उनकी सांस फूली हुई थी। खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पीछे भाग चलते हैं। किसी हद तक मेरे हवास भी परंगदा हो रहे थे। चारों तरफ गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। मुक्ति बानी वाले किसी को माफ़ नहीं कर रहे थे। मोहम्मदपुर पर उनका मुकम्मल कब्जा था और वह खुले बंदों गैर बंगालियों के खून से होली खेल रहे थे। भट्ट साहब तेजी से सीढ़ियाँ उतर गए। मैं भी उनके पीछे लपका। निचली मंजिल में शोरूम के पीछे एक छोटा सा सैन था। साथ वाला मकान एक बहारी का था। वो लोग 10-15 रोज पहले भागकर मीरपुर की बाहरी बस्ती में चले गए थे। मकान खाली था।
बट साहब बोले, हम इस मकान में जाकर छुप जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो अक्ल साथ छोड़ जाती है। कम अज़ कम हम गुनाहगारों के साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आला मिशन सामने हो तो मौत का खौफ भी अकल पर गालिब नहीं आता, लेकिन यहाँ तो इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था। किसी को किसी की कुछ खबर न थी। उस वक्त अगर किसी को दीवार में कोई सुराख नजर आता तो वो यही चाहता कि उसमें घुसकर किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ले। भट्ट साहब पर भी यही हालत तारी थी। मैंने कहा कि मुक्ति बानी वाले इस मकान में भी आ जाएंगे। वो झिंझला कर बोले, बकवास बंद करो। उन्होंने पहली बार मुझे इस तरह मुखातिब किया था। दीवार फांदो, इस तरफ से जहाँ तपई पड़ी है। अचानक उन्हें अपने 2 लाख रुपयों का ख्याल आ गया। घबराई हुई आवाज़ में बोले, मैं रकम का थैला लेकर अभी आता हूँ, तुम दूसरे मकान के सहन में कूद जाओ। भट्ट साहब दलान में से भागकर शोरूम में घुस गया और मैं दूसरे खाली मकान के आंगन में कूद गया। यहाँ घर का टूटा फूटा सामान और चीथड़े बिखरे हुए थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल में आया और बंद खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर भट्ट साहब के मकान के सहन में झांका। मकान में शोर बुलंद हुआ, फायरिंग की आवाज़ें आई और यूँ लगा जैसे शोरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया गया हो। इसके साथ ही भट्ट साहब को देखा कि रकम का थैला हाथ में है और शोरूम के कभी दरवाजे से सहन में भागे चले आ रहे हैं। अभी वो अपने मकान के सहन में कलीन धोने वाले पानी के हौज के करीब ही पहुंचे थे कि कब से 2 मुक्ति बहनी वाले हाथों में बरीन करने लिए नमूदार हुए और उन्होंने भट्ट साहब पर फायर खोल दिया। मैंने कई लोगों को गोलियों की जद में आते और हमला से दुश्मन के सिपाहियों के परखच्चे उड़ते भी देखे हैं, लेकिन भट्ट साहब की मौत का मंजर मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकूंगा। ब्रेन गन की गोलियां उनकी कमर को 2 जगहों से उधेड़ती हुई निकल गईं। वो मुंह के बल गिरे और थैला हाथ से छूट गया। उनका सफ़ेद कुर्ता और पैजामा खून से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए यूँ महसूस हुआ जैसे भट्ट साहब ने सर उठाकर उस मकान की तरफ देखने की कोशिश की है जिसमें मैं छुपा हुआ था, मगर उनका सर ज़मीन से बमुश्किल 2 इंच ऊपर उठने के बाद फर्श के साथ लगकर बेजान हो गया। मुक्ति बहनी वालों के दूसरे साथी भी वहां आ गए और थैले में से नोट निकालकर बंगला ज़बान में कुछ बोलते हुए आपस में बढ़ने लगे। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पट बंद कर दिया। भट्ट साहब की मौत से मुझे गहरा सदमा हुआ था। जिस मकान में मैंने पनाह ली थी वह बिल्कुल खाली था। उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में खुलता था। अभी उस तरफ मुक्ति बहनी वाले नहीं आए थे। गैर बंगालियों ने उस मकान को अभी लूटा था। कमरों में चीथड़े और शिकस्ता सामान बिखरा हुआ था। गैर बंगालियों ने इस मकान को अभी लूटा था। कमरों में चीथड़े और शिकस्ता सामान बिखरा हुआ था। मैं इस मकान में ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मुक्ति बहनी वाले ज़रूर इस मकान पर भी आएंगे। साथ वाला मकान भी खाली पड़ा था। मैंने बाजार में झांक कर देखा। शाम के सुरमई अंधेरे में बाजार सुनसान पड़ा था। बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। जे बंगला के नारे भी लग रहे थे। लोगों की ऊंची ऊंची आवाज़ें आई। मैंने बाहर झांका। बाजार के धान मंडी वाले मोड़ पर कुछ बंगाली एक मकान को आग लगा रहे थे। इसका मतलब था कि वो इस मकान को भी नजर आतिश करने वाले थे जिसमें मैंने पनाह ले रखी थी। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट थे। इस दौरान मुझे यहाँ से फरार होना था, मगर सवाल यह था कि कहाँ जाऊँ। फरार के जितने भी रास्ते थे वहाँ मुक्ति बहनी वाले और शरपसंद बंगाली हाथों में ब्रेन गने और तलवारें लिए खड़े थे। मैंने ज़मीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर सर पर डाला और मकान के सदर दरवाजे से निकलकर फार्म गेट की जानब तेज तेज चलने लगा। उस बाजार की जानब दरख्त थे। मैं बाएं तरफ वाले खाली और लुटे हुए मकानों के साथ लगकर चल रहा था। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। आग लगाने वाले अब उस मकान पर आग के जलते हुए टायर फेंक रहे थे जहाँ थोड़ी देर पहले मैं छुपा था। मैं एक बगली गली में घुस गया और जो मकान सामने आया उसके सहन में कूद गया। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर एक बंद दरवाज़ा नजर आया। किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द की आवाज़ आई, बाबा इधर हम पारसी लोग रहता है, यहाँ कोई पंजाबी भारी लोग नहीं है। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिया। एक बूढ़े पारसी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे गौर से देखा। उसके सर पर पारसियों वाली काली टोपी थी। उसके पीछे कमरे में लालटेन जल रही थी। कौन हो तुम बाबा? तुमको बोल दिया कि हम पारसी लोग हैं, हम पंजाबी नहीं हैं। मैंने सर से कपड़ा उतार दिया और बोला, मैं पंजाबी हूँ और मेरे पीछे मुक्ति बनी लगी है। बूढ़े पारसी की छोटी छोटी सफ़ेद मूछें थीं। एक लम्हे के लिए वह कुछ हिचकिचाया, फिर दरवाजे से हट गया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसकी बूढ़ी बीवी कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर घबरा गई। बूढ़े पारसी ने उसे अपनी ज़बान में कुछ समझाया। वो आपस में बातें करने लगे।
दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा, तुम इधर पड़ा रहो, ज़्यादा देर रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना। ये कहकर वो चला गया। कोठरी में घर का पुराना सामान पड़ा था। मैं सोचने लगा कि पारसी बूढ़ा अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। ये उसका हक था। सवाल यह था कि मैं रात के अंधेरे में भागकर कहाँ जाऊंगा। चारों तरफ बेबसी और बेकसी की मौत मुंतज़िर थी। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। बूढ़े पारसी ने मुझे चावल और अचार ला कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत जहर मार किया और उसे समझाने की कोशिश की। अगर मैं रात को यहाँ से निकल गया तो शहर में मुक्ति बानी के लोग फैले हुए हैं, मैं उनके हत्थे चढ़ जाऊंगा। बाबा, तुम किसी इंडियन फौजी के आगे जाकर कैदी बन जाओ, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन इंडियन फौजी भी मुक्ति बानी के साथ मिलकर लूट मार और कत्लो गारतगरी में मसरूफ़ थे। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि किसी तरह वो मुझे चंद रोज़ इस कोठरी में छुपा रहने दे, मगर वो अपनी बीवी से डरता था और उसकी बीवी मेरी वजह से अपनी और अपने बूढ़े खामंद की जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी। वो ना माना और इसी बात पर मिसर रहा कि मुझे रात के अंधेरे में चले जाना चाहिए। मैं खामोश हो गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भला था। मुझे ख्याल आया कि अगर मैं किसी तरह अपनी गुलशन वाली कोठी तक पहुंच जाऊं तो मेरे बंगाली नौकर मुझे किसी जगह पनाह दिलवा सकते हैं। अगरचे इस वक्त किसी बंगाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बर्बरियत के तूफान में लाल मियाँ जैसे बंगाली भी थे, जिसने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई थी। और मेरे नौकरों पर तो मेरे काफ़ी एहसान थे। मैंने हर मुश्किल वक्त में उनकी माली इमदाद की थी। मैंने गुलशन वाली कोठी में जाने का फैसला कर लिया। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो बूढ़ा पारसी मेरे पास आया। उसके हाथ में सब्जी तरकारी काटने वाला चाकू था। बाबा लोग, तुम ये चाकू अपने पास रखो, मैं देख आया हूँ सड़क खाली पड़ी है, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, उसने कहा। मैंने चाकू लेकर जेब में रख लिया और उसका शुक्रिया अदा करके अंधेरे शहर में पहुंच गया। सामने छोटी सड़क तारीकी में डूबी हुई थी। धान मंडी की तरफ से किसी वक्त गोली चलने की आवाज़ आ जाती थी। मकान से निकलकर मैं एक तरफ चलने लगा। हर तरफ वीरानी और हू का आलम था। कभी कभी ब्रेन गन की फायरिंग की आवाज़ आ जाती थी, जो माहौल को और ज़्यादा भयानक बना देती थी। गुलशन शहर के गंजान इलाके से बाहर था। यहाँ से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वीरान क्वार्टों की बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। यह नाला आगे जाकर दरियाई बूढ़ी गंगा में गिरता था। मैं नाले में उतरकर चलने लगा। उसमें पानी नहीं था। किनारों पर पगड़ नदी जितना रास्ता बना हुआ था, जो खुश्क था। मैं उस रास्ते पर चलता रहा। नाले के बाएं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे, जो तरीके और मौत जैसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री आती थी और इसके बाद गुलशन की कोठियाँ शुरू हो जाती थीं। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छठी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। यूँ महसूस हुआ जैसे आसपास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यकायक कदमों की चाप सुनाई दी। ये भारी फौजी बूटों की आवाज़ थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अयाज जिंदगी ने मेरे सांह पर जो आर्जी तह जमा रखी थी, वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और ज़मीन पर लेटकर कोहनियों के मिसल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बोटों की आवाज़ दीवार की दूसरी जानब से आ रही थी। मैं रेंगता रहा हत्ता कि दीवार ख़त्म हो गई। मैंने सर उठाकर देखा। मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे चल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसकी वर्दी और कंधे से लटकी हुई ब्रेन गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या फिर मुक्ति बानी वाला था। मेरा जहन तेज़ी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियाँ थीं। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर उन झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज़ पर उस आदमी ने ब्रेन गन हाथों में पकड़ लिया और झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, हाल्ट। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही है और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। इस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर पहले मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। मेरे अंदर एक सरफरोश और जांबाज मुसलमान कमांडो की जुर्रत, दिलेरी और बेजिगरी बेदार हो चुकी थी। खूंखार चीचे की तरह सिमट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, किस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है
किसी सिपाही ना तो आवाज़ निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्रिगर दबा सके। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थीं। सिपाही झाड़ियों के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू की आईनी गिरफ्त में थी और दाएं हाथ वाला चाकू उसका नरखरा काट चुका था। मेरे एक पाँव ने ब्रेन गन को झटका दिया जिसकी वजह से वह फायर न कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चुनाचे मैंने निस्फ कटी हुई गर्दन पर पाँव रख दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे करके उतार लिया। लाश घसीट कर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवालदार की वर्दी में था। सर पर छोटे छज्जे वाली सब्ज टोपी थी। कांधे से ब्रेन गन लटकी हुई थी। पैरों में सियाह फौजी बूट थे और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवालदार की पासबुक थी। मैंने उसकी लाश खून आलूद चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर तले दबा दिया। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा जैसे पहरा दे रहा हूँ। फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। उन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफी से चल रहा था, लेकिन दिल में यह अंदेशा भी था कि अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी ना सकूं। खेत वीरान पड़े थे। अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीख थीं। सिर्फ उन बंगलों के बरामदे रोशन थे जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ कि इस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बाजार गश्त कैसे अंदाज में चल रहा था, मगर मेरे अंदर सारी गोरीला सलाहियतें बेदार थीं। खेतों से निकलकर मैं गुलशन कॉलोनी की सड़क पर आ गया। स्ट्रीट लैंप रोशन नहीं थे। मैं कोठी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंदर से इंडियन फौज के 4 सिपाही बह रहे। उन्होंने लूटे हुए सामान के थैले उठा रखे थे। मुझे देखकर वो ठुठक से गया। साथ वाली कोठी के बरामदे की रोशनी आ रही थी। मैं एकदम से भारतीय रेजिमेंट का हवालदार बन गया और खालिस माझे के पंजाबी लहजे में बोला, ओए जंगली, तुम इधर भोपत डाकू बना फिरता क्या करता है? मैं हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम किस रेजिमेंट से है? वो चारों 15वीं हिसार रेजिमेंट के सिपाही थे। एक नाइक था। उन्होंने थैले ज़मीन पर रखे और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़े हो गए। मैंने ज़्यादा अदाकारी के जोर दिखाने की बजाय कहा, सामान उठाकर भाग जाओ, लेकिन तुम्हारा सूबेदार मेजर किधर है? नाइक कोई मार्च करता मेरे करीब आया और बताया कि सूबेदार मेजर अपने हिस्से का सामान लेकर अभी अभी जीप में गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम इतना माल लूट कर क्या करेगा जंगली? कुछ हमारे लिए भी छोड़ देगा कि नहीं? साहब अभी परली तरफ कुछ पंजाबी लोगों की कोठियाँ बाकी हैं। मैंने उसे डांट कर कहा, बक बक बंद करो जंगली और दफ़ा हो जाओ। चारों ने सैल्यूट मारकर थैले उठाया और तेज तेज कदम उठाते हुए मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और ब्रेन गन हाथ में लिए अपनी कोठी की तरफ चल दिया। दूर ही से नजर आ गया कि मेरी कोठी के बरामदे और कमरों की रोशनियां बुझी हुई थीं। करीब पहुंचा तो गेट भी खुला हुआ मिला। गैराज में मेरी एयर कंडीशन गाड़ी नहीं थी। बरामदे और पोर्च में टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। दरवाजे चौपट खुले थे। मेरे आसपास बाहरी लोगों की कोठियां थीं जो लूट लुटा कर वैरान पड़ी थीं। खुदा जाने मकीनों का क्या हशर हुआ था। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की भी रहते थे जो गड़बड़ शुरू होते ही नकल मकानी कर गए थे। मेरी कोठी के तमाम कमरे खुले थे। सारा सामान लूटा जा चुका था। बड़ी अलमारियां, डबल बेड और किचन में से आटे चावल की बोरियां तक गायब थीं। मैं बाथरूम में आ गया। बाथरूम की अलमारी में शेव का सामान और लोशन खुदा जाने कैसे बच गया था। मैं तय खाने में उतर गया जहाँ कलीन का स्टॉक रखा जाता था। वहाँ एक भी कलीन नहीं था। दीवारी सेफ टूटा हुआ था और तमाम कागजात फैले और जो थोड़ी बहुत करेंसी थी उसे लूट लिया गया था। इस कोठी में मैंने अपनी जवानी के बड़े हसीन 3 दिन गुजारे थे। आज वही कोठी एक तबाहल वीराने का इबरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था कि यहीं सब कुछ कमाया था और यहीं गर्क हो गया था। ना तो मैं कुछ साथ लाया था और न ही मुझे कोई शय साथ ले जाने की ख्वाहिश थी। मैंने कमाया ही उड़ाने के लिए था। हाँ, अब अपनी जान की फिक्र ज़रूर लाहिक हो गई थी। मैं तय खाने से बेडरूम में आया और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं किसी तरीके से सरहद पार करके नेपाल की तरफ निकल जाऊं या फिर खुद को इंडियन फौज के हवाले कर दूं। फरार बड़ा कठिन काम था। ढाका से नेपाल की सरहद हज़ारों मील दूर थी। फिर रास्ते में कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। सारे मुल्क पर इंडियन फौज और मुक्ति बानी का कब्जा हो चुका था।
दूसरे मंसूबे पर अमल करता तो उम्मीद थी कि इंडियन फौज मुझे अपना कैदी बना ले। सिविलियन होने की वजह से वो मुझे मुक्ति बनी के हवाले भी कर सकते थे और मुक्ति बनी वाले पंजाबी पठान और किसी बाहरी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सरहद पार करके भारत में दाखिल होना एक बार फिर अपने आप को मौत के गर्दाम में झोंकने के मुतरादिफ था। सोच सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे नेपाल पहुंच जाना चाहिए। वहां हमारा सफारत खाना भी था और पाकिस्तान के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी ठीक थे, लेकिन नेपाल की सरहद तक पहुंचना आसान काम नहीं था। मुझे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम था कि अचानक दो आदमियों के बोलने की आवाज़ आई। मैं एकदम कुर्सी से उठा, ब्रेन गन हाथ में पकड़ी और दबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज़ें बरामदे से आ रही थीं। अब एक औरत की आवाज़ भी आई। वो मरी हुई आवाज़ में रैम की भीख मांग रही थी। मैं दबे पांव टीवी लॉन से गुजर कर एकदम बरामदे में आ गया और ब्रेन गन तान कर फौजी अंदाज में बोला, कौन है जंगली? दो सिख फौजी एक साड़ी पोश दुबली पतली औरत को खींचते हुए एक कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने वर्दी पोश फौजी को देखकर उन्होंने औरत के बाजू छोड़ दिए। औरत नीम बेहोशी के आलम में बरामदे के फर्श पर ही पड़ी रही। मैंने कड़े कर कहा, मैं 17वीं जाट रेजिमेंट का हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम कौन हो? ये जंगली? दोनों सल्यूट मारकर अटेंशन हो गया। जंगली को औलाद, इधर तुम लोग बदमाशी करता है, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। तुम हसार रेजिमेंट का जंगली है। पहले वाले सिपाहियों से मुझे इतना पता चल गया था कि इधर हसार रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। एक सिख सिपाही बोला, साहब सब जवान इधर यही करता है, हमको माफ़ कर दो, आगे से नहीं करेगा। मैं भी उनसे खुलासी चाहता था, इसलिए गर्जदार आवाज़ में कहा, इसको यहीं छोड़कर डबल मार्च करके दफा हो जाओ जंगली, हम इसको इसके घर पहुंचाएगा। तुम्हारा घर किधर है बीबी? साड़ी पोश औरत घुटनों में सर दिए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। दोनों सिख फौजी सल्यूट मारकर तेज तेज कदम उठाते कोठी के गेट से निकल गए। मैंने फर्श पर बैठी औरत से उसका नाम पूछा तो वो हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। वो साफ उर्दू बोल रही थी। उसके माथे पर बिंदिया भी नहीं थी। कोई मुसलमान थी और शायद बाहरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि वह फिक्र न करे, उसे उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी, मेरा घर अब कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं रहा, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। उसने उठकर मेरी ब्रेन गन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। क्या करती हो तुम, होश में हो? मैं उसे धकेलता हुआ अंदर टीवी लाउंज में ले गया। बरामदे में हमारी आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। वो नंगे फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर सिसकियां भरने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या तुम गुलशन कॉलोनी में रहती थी? औरत के बाल लंबे थे और उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो रोई जा रही थी। मैं सोच रहा था कि इस पर अपना आप जाहिर कर दूं या ना करूं। वो अभी तक मुझे इंडियन फौजी समझ रही थी और मुझसे बेहद खौफ थी और सिमटी बैठी थी। इतने में बहर से एक बार फिर ऊंची आवाज़ें आई। मैं बहर ही निकलने वाला था कि अचानक 3 फौजी अंदर दाखिल हुए। उनमें से 2 तो वही सिख फौजी थे जिनके पंजे से मैंने अभी अभी इस लड़की को छुड़ाया था। तीसरा फौजी कोई अफसर था, उसकी टोपी कप्तानों वाली थी, उसके हाथ में बेद का छोटा सा अफसरों वाला डंडा था। दोनों सिख फौजी ब्रेन गन ताने उसके पहलू में दाएं बाएं खड़े थे। मैं समझ गया कि इन सिख फौजियों ने इस अफसर से मेरी बात की होगी और ये इंडियन फौज का कैप्टन मेरी चेकिंग के लिए आया है। मैंने उसे ज़ोरदार सैल्यूट किया और बोला, हवालदार घनश्याम, राम जाट रेजिमेंट सर। मैं किस हलाकत के सूरत हाल से दो चार था, इस लड़की का इल्म नहीं था। इतना ज़रूर हुआ कि उसकी सिसकियां बंद हो गई थीं और वो सहमी हुई नज़रों से हमें तक रही थी।